उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी खबर बता रहे हैं। असद के 3 मददगारों की पहचान हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि दिल्ली में हुई है 3 मददगारों की पहचान। हत्याकांड के बाद मदद का आरोप है। आपको यह भी बताते चलें कि दिल्ली में छिपा था असद। मेरठ से पैसे लेकर दिल्ली में असद को आपको बता दें कि मदद की गई थी। अतीक का पुराना ड्राइवर दिल्ली में रहता है। दिल्ली एनसीआर में यूपी एसटीएफ की तलाश जो है वो तेज हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में अपडेट, असद के 3 मददगारों की पहचान हुई है और दिल्ली में ये तीनों मददगारों की पहचान हुई है। हत्या के बाद मदद का आरोप है। हत्याकांड जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद मदद का आरोप है और हत्याकांड के बाद दिल्ली में असद छिपा हुआ था, ये बात सामने आई है। मेरठ से पैसे लेकर दिल्ली में असद को दिया गया था। ये बड़ी बात सामने निकलकर आ रही है कि मेरठ से पैसा लिया गया और दिल्ली में असद को ये पैसा दिया गया। और हमारे सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बताइएगा जरा कि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है, जांच भी चल रही है, लेकिन असद के मददगारों की पहचान हो चुकी है जो दिल्ली में ही थे। देखिए, जिस वक्त में उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद जिस तरह से अतीक अहमद के बेटे असद की जो जानकारी मिली कि वो दिल्ली में भी आकर छुपा था और वो साउथ दिल्ली स्थित जो संगम विहार इलाका है वहां पे पहुंचा था। लेकिन संगम विहार के साथ साथ जो साउथ दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली में उसके जो लोकेशन होने की जानकारी मिली थी, तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की जो एसटीएफ की टीम है वो एक टीम आई थी यहाँ पर और बाकायदा इस इलाके में तलाश रही थी। और जिस तरह से अगर मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं साउथ ईस्ट दिल्ली के उसी इलाके में हूँ जहाँ से जुड़े हुए तमाम कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है, उसको परखा जा रहा है। और साथ में जिस तरह से एक जावेद नाम के शख्स की जो पहचान हुई है जो संगम विहार इलाके में रहता है, तो उसकी किस तरह से बाकायदा उसके घर पे आकर के वो रहा और किस तरह से वो कौन सा शख्स है जो उसे आर्थिक तौर पर भी मदद कर रहा था। यहाँ पर राजधानी दिल्ली में ही उसे असद को बाकायदा यहाँ पैसे भी मुहैया कराए गए और किस तरह से उसका उत्तर प्रदेश के मेरठ का कनेक्शन है। तो इन तमाम मामलों पर आगे के कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है और कहा जा सकता है कि इस मामले की तफ्तीश के दौरान जिस तरह से साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली और मेरठ कनेक्शन जुड़ा है, इन तमाम मामलों पर आगे विस्तार से खंगाला जा रहा है और इससे जुड़े हुए तमाम जो इलाके के जो सीसीटीवी कैमरे हैं बाकायदा उसको भी देखा जा रहा है। जिस वक्त में असद यहाँ ठहरा था उस वक्त के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को जो है वो खंगाला जा रहा है। और संगम विहार इलाके की अगर बात करें तो संगम विहार इलाका बेहद तंग गलियों वाला इलाका है। यहाँ पर आबादी जो है बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो लोग हैं वो ज़्यादा यहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर छुपना बहुत आसान है। शायद इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वो छुपने का प्रयास किया था। इसके साथ ही बिल्कुल शंकर, अब ये भी है कि यूपी एसटीएफ की जो तलाश है वो और तेज हो गई है क्योंकि 3 मददगारों की पहचान तो हो ही गई है और ये भी कहा जा सकता है कि आगे भी कुछ मददगार हैं जो दिल्ली में ही हो और कनेक्शंस क्या क्या हैं उसकी भी अब आगे जांच की जाएगी। बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात अतीक और उसके आतंक के खात्मे की करते हैं। प्रयागराज में 24 फरवरी को हुए शूटआउट ने अतीक गैंग के खात्मे की स्क्रिप्ट लिख डाली है। उमेश पाल की हत्या अतीक अहमद की जान बचाने के लिए की गई थी, लेकिन ये शूटआउट अतीक गैंग पर भी भारी पड़ गया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई अतीक गैंग पर शिकंजा कसता गया, कार्रवाई भी होती गई और कार्रवाई ऐसी कि इससे माफिया का पूरा गैंग डरा सहमा हुआ है और मारा मारा फिर रहा है। यूपी एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई से कांपा अतीक। पुलिस के हाथ लगी माफिया अतीक की सीक्रेट डायरी से खुले अतीक गैंग के चौंकाने वाले राज। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक गैंग पर ऐसा शिकंजा कसा कि अब इस गैंग के बचने के आसार कम ही लग रहे हैं।
प्रयागराज से शुरू हुई पुलिस की कार्रवाई नेपाल तक पहुंची और फिर यूपी के हर उस जिले में जहां अतीक के गुर्गों के छिपे होने की खबर मिली। चंद दिनों में ही ताबड़तोड़ इतनी कार्रवाई हुई कि अतीक गैंग की कमर टूट गई। इस बीच अतीक के गुर्गों की निशानदेही पर उसकी पुश्तैनी घर पहुंची पुलिस को अतीक की डायरी से एक पोस्टर मिला। इस पोस्टर पर अतीक की तस्वीरें छपी हुई थी और यह भी लिखा हुआ था कि रात कितनी भी काली हो, सवेरा जरूर होता है। पोस्टर बरामद हुआ है। पोस्टर में लिखा है कि रात चाहे कितनी काली हो लेकिन सवेरा जरूर होता है, और माफिया अतीक अहमद की तस्वीर लगी हुई है और इसके साथ साथ माफिया अतीक अहमद भी बड़े बड़े शब्दों में लिखा है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि पांचों शूटर्स को मंगलवार को 6 घंटे की कस्टडी रिमांड पर पुलिस ने लिया था और पुलिस जब उन्हें लेकर अतीक अहमद के चकिया स्थित आवास पर पहुंची थी, जिसे 2020 में जमींदोज कर दिया गया था चूंकि अवैध रूप से बना था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की थी। वहां पर एक आईफोन और रजिस्टर मिला था और रजिस्टर में ही यह पोस्टर मिला था। इस पोस्टर के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुट गई हैं कि आखिर यह पोस्टर किसने छपवाया, क्योंकि जिस हिसाब से यह पोस्टर दिख रहा है उससे लग रहा है कि हाल का छपवाया गया पोस्टर है। मतलब साफ है कि अंधेरे से घिरे अतीक को अभी भी सवेरा होने का इंतजार है, लेकिन शायद अतीक ये भूल चुका है कि उसके पीछे यूपी एसटीएफ और पुलिस इस कदर पड़ी है कि उसका बचना नामुमकिन है। इस बीच साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की सेल बदल दी गई है। अतीक अहमद को आतंकियों वाले सेल में अकेला रखा गया है। माफिया अतीक अहमद की जो जेल के अंदर सेल है वो बदल दी गई है। अभी तक अंडा सेल में रहने वाला अतीक अहमद अब 200 खोली यार्ड में चला गया है। 200 खोली यार्ड का नाम सुनते ही अच्छे अच्छे कैदी के पसीने छूट जाते हैं। अहमदाबाद सेंट्रल जेल में अंडा सेल में अभी तक बंद अतीक अहमद को 2 दिन पहले ही उसे 200 खोली यार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया है। 200 खोली यार्ड मतलब एक ऐसा सेल है कि जहां पे अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं, अच्छे अच्छे कैदियों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उस यार्ड के अंदर ज्यादा तौर पे हाई प्रोफाइल मतलब कि जो आतंकवादी तौर पे होते हैं उन तरह के कैदियों को रखा जाता है। यानी साफ है कि जेल में बंद अतीक अहमद अब किसी से संपर्क भी नहीं कर सकता। वहीं अतीक के रजिस्टर में पोस्टर मिलने के बाद से यूपी एसटीएफ और पुलिस हरकत में आ गई है। पोस्टर कहां छपा, इसकी जांच तेज कर दी गई है। करेली के कई प्रिंटिंग प्रेस में छापेमारी की गई। इस पोस्टर को लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक के वारिस के रूप में असद की ताजपोशी हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के हाथ अतीक की कोड वर्ड वाली डायरी भी मिली है। डायरी में छोटे, राधे, गॉड मदर जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। डायरी में कई नामों को आधे अधूरे अक्षरों में लिखा गया है। कई नामों के आगे रकम भी लिखी गई है। माना जा रहा है कि लोगों को रकम देने के बाद ये डायरी मेंटेन की जाती थी। अब पुलिस और एसटीएफ की टीम इस डायरी के हर पहलू की जांच में जुट गई है। वहीं डायरी के कई पन्ने भी फटे मिले हैं जो कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस डायरी में लिखे कोड वर्ड को डिकोड करने में जुट गई है और डायरी में लिखे लेन देन के हिसाब की भी जांच की जा रही है। अतीक और उसके गैंग को भले ही नए सवेरे का इंतजार हो, लेकिन उमेश पाल शूटआउट के बाद से खुद अतीक, उसके परिवार और उसके गैंग पर घना अंधेरा छा गया है, जिसका दूर दूर तक कोई सवेरा होता नहीं दिख रहा है। प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कार्रवाई लगातार जारी है। अतीक के हर करीबी और हर मददगार पर पैनी नजर है। उनके बैंक डिटेल्स तक खंगाले जा रहे हैं और ये कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। एक तरफ माफिया के समर्थन वाले पोस्टर मिल रहे हैं, उसे आतंकियों के बीच वाले अंडा सेल में भेजा गया है, तो दूसरी तरफ अतीक की बेगम और बहन पर भी एक्शन तेज हो गया है। पहली बार अतीक की बहन आयशा नूरी को भी शूटआउट मामले में आरोपी बनाया गया है, जबकि गॉड मदर यानी कि शाइस्ता परवीन पर इनाम की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। जिस तरह उमेश पाल अतीक गैंग के निशाने पर थे, कुछ साल पहले साबिर हुसैन पर भी अतीक गैंग ने अपना कहर बरपाया। अतीक के गुर्गे यहाँ पर पहुंचे थे, असाद कालिया यहाँ पर पहुंचा था। ये ऊपर इनका कहना है कि जो आपको उखड़ा हुआ ये यहाँ पर सीमेंट दिखाई दे रहा है, जब गोलियां चलाई गई थी तो यही गोलियां लगी थी। डर कर उन्होंने घर छोड़ दिया, तब से लेकर आज तक इसे रिपेयर भी नहीं कराया है और अब घर के अंदर फिलहाल कोई नहीं रहता है। हालांकि ये मामला 2019-20 का बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो में अतीक गैंग का आतंक छिपा है। साबिर हुसैन को धमकाने के लिए अतीक ने अपने गुर्गे असाद कालिया को भेजा था और असाद कालिया पूरे दल बल के साथ साबिर हुसैन के घर पहुंचा।
ये खाली पड़ा उनका घर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जरा अंदर चलकर आप देखिए, 2018 में साबिर ने छोड़ दिया था इस घर को और अब फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं रहता है। खाली पड़ा हुआ ये घर है और सामान आपको यहाँ पर कोई नहीं दिखाई देगा। अब साबिर का ये कहना है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई है उससे भी जघन्य उनकी हत्या हो सकती थी, क्योंकि 2018 में जब उनको धमकाया गया था तो इसी घर में गोलियां तक दागी गई थी। और फिर घर के बाहर से घर के अंदर ईंट फेंकी गई। सफेद गाड़ी से उतरते ही अतीक के गुर्गे ने पहले घर का दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो घर के बाहर पड़े ईंट से हमला किया गया। जैसे ही हम घर से निकले तो हम मेन रोड से नहीं निकले, हम गली वाले रास्ते से निकले और ये सब मेन रोड से आके अटैक कर दिए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हम निकल चुके हैं। वहाँ अटैक करने के बाद ये घूम के मेरे पर्सनल घर पे आते हैं, ये जो कॉलोनी 60 फीट रोड पे है, वहाँ पर ये आते, वहाँ पर इन्होंने फायरिंग की, वहाँ पे भद्दी गालियाँ दी, जान से मारने की धमकी दी। लेकिन मैं डरा हुआ था, मैं किसी पड़ोसी के घर में छिप कर बैठा हुआ था। साबिर ने अतीक के गुर्गों पर 1 करोड़ की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। मैंने घर इस वजह छोड़ा कि मुझसे जो है 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जा रही थी, रंगदारी, कि मुझे अतीक अहमद को पहुंचाना है, 1 करोड़ दो, नहीं जान से मार देंगे, या तो अपना घर मेरे नाम लिखो, अगर घर नहीं लिखते हो तो भी हम तुमको जान से मार देंगे। ऐसे इस तरीके से बहुत सारी धमकियां देती थी और हम जो है इस तरीके से अपनी जान बचा के वहां से हम तो निकल आए। लेकिन आज भी मुझे इतना ज्यादा खौफ और डर बना हुआ है कि हम जा नहीं पा रहे हैं अपने घर। साबिर हुसैन अलकामा सुरजीत डबल मर्डर केस में पैरोकार थे और इसी वजह से उन्हें अतीक गैंग से लगातार धमकी मिल रही थी। हम एक मरियाडीर में बहुत चर्चित हत्याकांड हुआ था, डबल मर्डर, अलकमा और सुरजीत के नाम से। उसमें हम जो है पैरोकारी कर रहे थे अपने भाइयों के, लेकिन जब पता चला कि उसमें अतीक अहमद और अशरफ भी जो है दोनों जो है आरोपी बने, उसके बाद जब चार्ज बने, गवाही की स्टेज पे आए, तब तो मुझे इतना ज़्यादा धमकी दिया गया कि इसमें पैरवी करना बंद कर दो, नहीं तुमको बहुत बुरी मौत मारेंगे। इस तरीके से अतीक अहमद जो है असाद को बोलता था और असाद आके फ़ोन पे मेरे सामने डायरेक्ट बात करता था, मुझे इस तरीके से धमकियाँ देता था और भद्दी गालियाँ देता था कि जान से मार देंगे। साबिर हुसैन को डर है कि कभी भी उनकी हत्या की जा सकती है, लिहाजा उन्होंने खुद को परिवार से अलग कर दिया। ऐसा नहीं है कि अतीक गैंग के निशाने पर सिर्फ उमेश पाल ही थे। उमेश पाल से पहले कई ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा चुका था जो किसी न किसी रूप में अतीक से जुड़े केस से ताल्लुक रखते थे। फरार शूटर्स की तलाश में जुटी पुलिस को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। शूटआउट के हर किरदार का रोल उजागर हो चुका है, तो वहीं शूटर्स को दिए गए आईफोन से जुड़ी अहम जानकारी हाथ लगी है। पुलिस उस दुकान तक पहुंच चुकी है जहां से 16 मोबाइल फोन और सिम खरीदे गए थे। क्या है 16 मोबाइल फोन की मिस्ट्री, इस रिपोर्ट में देखिए। सोलह की साजिश में उलझी पुलिस। उमेश पाल शूटआउट का आईफोन कनेक्शन। शूटरों को बचा रहा टेक्नो फ्रेंडली असद। उमेश पाल शूटआउट में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार नया पर्दाफाश हो रहा है। पुलिस और एसटीएफ की टीमें शूटआउट से पहले साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। जांच एजेंसियों की जांच पड़ताल में इस बात का पता लगा है कि माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और उसके बेटे असद ने शूटआउट का प्लान तैयार किया था। शूटआउट से पहले 16 आईफोन और 16 सिम खरीदे गए थे। ये आईफोन और सिम कटरा के एक बड़े मोबाइल कारोबारी की दुकान से खरीदे गए थे। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद ने कारोबारी के बेटे से संपर्क किया था और उसके जरिए ही 16 आईफोन मंगवाए गए थे। जांच एजेंसियां अब आर्थिक तौर पर अतीक अहमद के गैंग की कमर तोड़ने के लिए तमाम लोगों के खातों की जांच कर रही हैं। उसी कारोबारी परिवार के युवक ने फर्जी आईडी दिए जाने पर सिम भी मुहैया कराए थे, इसलिए पुलिस की जांच के दायरे में कारोबारी का बेटा भी आ गया है, जिसने फर्जी आईडी पर सिम मुहैया कराया था। किसी को शक न हो इसके लिए सिम लेने के लिए सिर्फ प्रयागराज की आईडी प्रूफ का इस्तेमाल नहीं हुआ,
बल्कि प्रयागराज के साथ कौशाम्बी और दिल्ली के पते की फर्जी आईडी भी इस्तेमाल की गई थी। से पुलिस पूछताछ कर रही है और असद के साथ उसके संबंधों का भी पता लगा रही है। इसके साथ ही साथ किन किन नामों पर ये सिम खरीदे गए थे, ये भी जानकारी जुटाई जा रही है। माना यह जा रहा है कि कुछ लोग प्रयागराज, कुछ कौशाम्बी और कुछ दिल्ली के आईडी पर ये सभी सिम खरीदे गए थे। लेकिन फिलहाल पुलिस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है और माना यह जा रहा है कि इसके जरिए भी पुलिस को अहम क्लू मिलेंगे। 16 मोबाइल और सिम कार्ड खरीदने के पीछे असद का ही शातिर दिमाग था, जिसने पुलिस को चकमा देने के लिए उन्हीं आईफोन में से अपना आईफोन लखनऊ में छिपा दिया था ताकि पुलिस को बरगलाया जा सके। साथ ही सभी शूटरों के साथ की गई सीक्रेट मीटिंग में हिदायत दी गई थी कि शूटआउट को अंजाम देने के बाद कैसे मोबाइल और सिम कार्ड का इस्तेमाल पुलिस को चकमा देने के लिए करना है। ये जानकारी भी मिली है कि सभी ने उमेश पाल शूटआउट के बाद अलग अलग फोन इस्तेमाल किए। शूटर्स को और कुछ अन्य लोगों को ये मोबाइल फोन, आईफोन दिए गए थे और इसके अलावा 2-2 सिम भी दिए गए थे ताकि अपनी लोकेशन बदलते रहें और इंटरनेट कॉल के जरिए आपस में बातचीत करें। यही वजह है कि पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई। अब तक 3 आईफोन पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने अब तक 3 आईफोन बरामद किए हैं। पहला आईफोन असद के लखनऊ फ्लैट से, दूसरा रैकी करने वाले मोहम्मद सजर के पास से और तीसरा फोन अतीक के ध्वस्त घर के मलबे से बरामद किया गया। और यहाँ कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। पटवारी जेईई पेपर लीक